फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है आई.ए. रिचर्ड का न्यू वे ऑफ रीडिंग पोएट्री का। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और इस पार्ट में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जरूर से चेक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू क्रिटिसिज्म को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो न्यू क्रिटिसिज्म एक मूवमेंट था, एक चेंज आया था लिटरेरी वर्ल्ड में, जहाँ पे जो क्रिटिक्स थे वो क्या चाहते थे कि पोएम को या फिर कोई भी लिटरेरी वर्क को उसके टेक्स्ट के थ्रू एनालाइज किया जाए, ना कि ऑथर के बैकग्राउंड के थ्रू या फिर उसके बायोग्राफी या फिर कोई उसके इंटेंशन के थ्रू। तो यहाँ पे क्लोज रीडिंग को फोकस किया गया है कि टेक्स्ट को ही खाली देखा जाए, उसको क्लोज रीडिंग किया जाए ताकि उस रीडिंग से ही हम ऑथर के बारे में जान पाए। तो आइवर एमस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स भी सेम मेंटालिटी के थे, सेम थिंकिंग थी उनकी भी। तो उन्होंने अपना प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दिया। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में उन्होंने क्या कहा है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी एनालिसिस व्हिच फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन द टेक्स्ट। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है? एक फॉर्म है लिटरेरी एनालिसिस का जो किस पर फोकस करता है? सिर्फ टेक्स्ट पर, और किसको इग्नोर करता है, किसको रिजेक्ट करता है? ऑथरियल इंटेंशन, मतलब ऑथर के इंटेंशन को, किस इंटेंशन से ऑथर ने उस टेक्स्ट को लिखा है वो कंप्लीटली इग्नोर करता है, और साथ ही साथ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी इग्नोर करता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है? ऑथर के बैकग्राउंड को, किस पीरियड में ऑथर ने लिखा है, उसके बायोग्राफी को, ये सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस करना, ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मोटिव था। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट था जो 1920 से स्टार्ट हुआ था, जिसको किसने इम्प्लीमेंट किया था? A.I. रिचर्ड ने। तो ये एक्सपेरिमेंट कैम्ब्रिज लिटरेचर स्टूडेंट पर हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि कुछ स्टूडेंट्स को पोएम्स दिए गए रीड करने के लिए और उस पर कमेंट करने के लिए, लेकिन इसके अलावा उनको कुछ नहीं दिया गया, मतलब ऑथर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं था, और कब लिखा गया था, कौन से पीरियड में लिखा गया था, ये सब कुछ नहीं था। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के पीछे जो रीज़न था, जो आइडिया था, वो ये था कि रिचर्ड चाहते थे कि स्टूडेंट्स जो हैं पोएम को उसके टेक्स्ट के बेसिस पे एनालाइज करे, जज करे, और जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है उसको वो ना देखे। द टर्म ओरिजिनेट्स विथ एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड ऑन कैम्ब्रिज लिटरेचर स्टूडेंट्स बाय A.I. रिचर्ड्स। The students were given a selection of poems to read and comment on, but they were not given the titles of the poem, nor were they told anything about who the author of the poems were. The idea was that the students should judge the text before them solely based on what they had in front of them. इसके बाद जब रिचर्ड को एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मिला तो उनको लगा कि स्टूडेंट्स ने बहुत पुअर परफॉर्म किया, और वो चाहते थे कि ये सारे स्टूडेंट को एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन मिले आर्ट ऑफ रीडिंग टेक्स्ट पे। और इस एक्सपेरिमेंट के सारे रिजल्ट को प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में लिखा गया, जिसका टाइटल था अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट, और वो एक हैंडबुक की तरह यूज होने लगा लिटरेरी स्टडीज में। सो रिचर्ड्स वाज अमेज्ड at how poorly the students performed and concluded that what was needed was more practical instruction in the art of reading text. The result of these experiments were written up in the appropriately titled Practical Criticism, a study of literary judgment, which became a kind of handbook for the discipline of literary studies and had an enormous influence. चलिए अब देखते हैं जो रिजल्ट आया था एक्सपेरिमेंट का, उसमें क्या प्रॉब्लम रिचर्ड ने देखा। First one is the difficulty of making out the plain sense of poetry. तो plain sense of poetry क्या है? जो टेक्स्ट है, जो स्टेटमेंट है, उसको एज इट इज समझना, मतलब एकदम डायरेक्ट मीनिंग जो आता है उसे समझना। तो रिचर्ड को बहुत सारे रीडर्स ऐसे मिले जो उस नॉर्मल स्टेटमेंट को भी नहीं समझ पाए और एक्सप्रेशन को नहीं समझ पाए। सो अ लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स फेल टू अंडरस्टैंड इट बोथ एज अ स्टेटमेंट और एज एन एक्सप्रेशन। तो जो दूसरी डिफिकल्टी थी, रीडर्स जो है वो पोएम के प्लेजर को ही नहीं समझ पाए कि पोएम को पढ़ के जो प्लेजर मिलता है, उसके राइम्स को पढ़ के प्लेजर मिलता है, जो वर्ड्स होते हैं, फिर टेक्स्ट के जो मूवमेंट्स होते हैं, उसको पढ़ने में जो सेंशुअस होता है उसको ही नहीं फील कर पाए। सो द डिफिकल्टीज ऑफ सेंशुअस एप्रीहेंशन, मेनी रीडर्स डू नॉट एप्रिशिएट द साउंड, द रिदम एंड द मूवमेंट ऑफ द टेक्स्ट। फिर कुछ रीडर्स के इमेजिनेशन कैपेसिटी लो था, जिसके वजह से पोएम को समझ नहीं पाए। जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हम एक इमेजिनेशन के साथ में पढ़ते हैं तो वो और अच्छा लगता है। सो द प्रॉब्लम्स ऑफ इमेजरी, प्राइमरीली visual imagery, some readers have a poor imagining capacity. Then next is mnemonic irrelevancies. Mnemonic मतलब क्या होता है? मेमोरी।
तो यहाँ पे जो रीडर्स थे उनकी जो मेमोरी थी पोएम को लेके वो थोड़े से इररेलीवेंट, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को इस पोएम के साथ रिलेट कर रहे थे जो कि रेलिवेंट नहीं था। देन देयर वाज स्टॉक रिस्पॉन्सेस। अब स्टॉक रिस्पॉन्सेस मतलब पहले से ही दिमाग में कुछ रिस्पॉन्स रखे रहना, तो वो रेडीमेड रिस्पॉन्स को ये पोएम के साथ वो लोग जोड़ने लग गए। मतलब स्टूडेंट ने कभी कोई और पोएम पढ़ा होगा तो उस पोएम के रिस्पॉन्स को यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट में पोएम दिया गया था उसमें डाल दिए, मतलब रेडीमेड रिस्पॉन्स दे दिए जो कि यहाँ पे वो रेलिवेंट नहीं रहा होगा। The readers may have fully prepared views and emotions which are simply triggered off by the poem. He does not respond to the poem in question. He already has a ready-made responses. फिर sentimentality, मतलब रीडर्स जो था वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, तो वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनली पोएम को एक्सप्रेस करने लगे जितनी की ज़रूरत नहीं थी। फिर नेक्स्ट है इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सप्रेस करने में शाय होना, नर्वस फील होना। तो यहाँ पे कुछ रीडर्स ऐसे थे कि जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेस कर दिए तो कुछ करे ही नहीं जितना की जरूरत होता है। द अपोजिट एक्सट्रीम टू सेंटिमेंटेलिटी, द रीडर एक्सपीरियंसेस लेस इमोशन देन इट ought टू बी। तो सब ऐसे टाइप के ऑब्स्टेकल्स आए जब रिचर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। सो रिचर्ड फेल्ट दैट रीडर्स कैन एंड शुड बी ट्रेन टू हैव द प्रॉपर रेस्पॉन्स। तो रीडर्स के प्रॉपर रेस्पॉन्स के लिए क्या करना है, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। द डिक्लाइन इन स्पीच एंड द लूज यूज ऑफ वर्ड्स लाई एट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। रिचर्ड सजेस्ट दैट द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन एंड द लेवल ऑफ डिस्कशन कैन बी रेज्ड बाय कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट एफर्ट्स टू मास्टर लैंग्वेज। तो स्टूडेंट को और रीडर्स को एक कॉन्शियस और डेलिब्रेट एफर्ट्स लगाना पड़ेगा टू मास्टर लैंग्वेज, लैंग्वेज पे कमांड पाने के लिए। तो उसके लिए स्टूडेंट को क्या जानना जरूरी है, क्या सीखना जरूरी है कि लैंग्वेज कैसे वर्क करता है। अ स्टूडेंट शुड लर्न हाउ लैंग्वेज वर्क्स, which means studying the kinds of meaning that language handles, their connection with one another and their interferences. So friends, I hope ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।